हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है आज संडे है और आज हम एक आर्मी का कंप्लीट पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। स्क्रीन पर आपको ओरिजिनल पेपर का थंबनेल दिखाई दे रहा है जो कि आर्मर्ड सेंटर का है। हमने क्या किया है, आपके उस ओरिजिनल पेपर में जो कि 28 फरवरी 2021 में हुआ था, उस ओरिजिनल पेपर में जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हमने अपने आज के मॉडल पेपर में उसी टॉपिक से दूसरा क्वेश्चन ऐड किया है। यानी कि बिल्कुल आपका ओरिजिनल पेपर तैयार करने का प्रयास किया है। सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है, कॉपी पेन भी साथ में लेकर बैठिएगा। जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग चारों सेक्शन कवर करेंगे। इसी लेवल का पेपर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आर्मी अग्निवीर प्रश्न पत्र है आपके सामने ओरिजिनल पेपर जैसा आपको स्क्रीन पे थंबनेल दिखाई दे रहा है। राइट, 50 प्रश्न है सामने स्क्रीन पर और टारगेट मैं आपको दूंगा आज 40 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। 40 प्लस क्वेश्चन सभी को राइट करने हैं। जिनका भी आने वाला 15 जनवरी को एग्जाम है या फिर जो आने वाले अग्निवीर बैच की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए आज का पेपर सुपर इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन ए, सामान्य ज्ञान 1 से 15 तक पूरे 15 क्वेश्चन। आज आंसर के लिए आपको ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। अगर आपको आंसर के लिए ज्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को बीच में रोक सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य कारगिल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसका आंसर करिए। कारगिल का युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य कब हुआ था? तो डेट याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं 1999, उनका आंसर करेक्ट है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए जी सामने स्क्रीन पर। गिरनार की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द गिरनार हिल लोकेटेड? ऑप्शन है झारखंड, राजस्थान, गुजरात या फिर मेघालय। आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर करिएगा? देखिए, जो गिरनार की पहाड़ियां हैं ये आपकी गुजरात में स्थित हैं। ऑप्शन सी का सभी ने आंसर दिया है। ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पास उपस्थित लड़ाकू विमान है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइटर एयरक्राफ्ट प्रेजेंट विद इंडिया? तेजस, LCA, राफेल, सुखोई Su-30 MKI या फिर उपरोक्त सभी? जल्दी से आंसर करिए। और देखिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। राइट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से यह टॉपिक है हमारा। तो यहां पर देखिए, तेजस, राफेल और सुखोई ये तीनों ही लड़ाकू विमान हैं और ये भारत के पास उपस्थित हैं। ऑप्शन डी आपका यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, उपरोक्त सभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है स्क्रीन पर। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? विद विच गेम इज दिलीप ट्रॉफी एसोसिएटेड? ऑप्शन सामने हैं जी स्क्रीन पर। अगर समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा बीच में। आंसर मैच करिए। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? क्रिकेट सभी का राइट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है जी? व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन रेंज कॉल्ड? पारसनाथ, गुरु शिखर, माउंट एवरेस्ट या फिर दोड्डा बेटा? क्या आंसर करेंगे? थोड़ा सा आज मैंने मीडियम लेवल लिया है, इजी भी मिलेगा आपको और मीडियम लेवल भी मिलेगा। ओके, देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। यह क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। अब इसकी सर्वोच्च जो चोटी है उसको बोला जाता है गुरु शिखर। क्या बोलते हैं? गुरु शिखर बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी यहां पे राइट है। साथ में पारसनाथ ध्यान रखिएगा। पारसनाथ ध्यान रखिएगा, जो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार रांची में है, आपको पता है। छोटा नागपुर का पठार है रांची में, उसकी सर्वोच्च चोटी है ये। माउंट एवरेस्ट तो सिंपल सी बात है, इसके हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखिए, आज ये दोड्डा बेटा पे नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो दोड्डा बेटा है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने, आदम का पुल
किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम्स ब्रिज इज सिचुएटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? ऑप्शन अवेलेबल है जी सामने, आंसर देने का प्रयास करिए। अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर नहीं भी पता है तो भी क्या करिए, आंसर देने का प्रयास करिए, है ना। बट ये ध्यान रखिएगा कि किसी का आंसर बिल्कुल ही नहीं आता, कोई आइडिया ही नहीं है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे मिलेंगे जिनका आपको कोई आइडिया नहीं होगा। हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी, क्योंकि अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं, है ना। तो वहां पर भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास करिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? तो ये भारत और श्रीलंका। ऑप्शन डी का सभी आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? विच रिवर फ्लोस थ्रू द रिफ्ट वैली? नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, यमुना नदी या फिर सरयू नदी? आंसर करिएगा, क्या आंसर करेंगे? और देखिएगा, आपको फिर से बोलूंगा कि जो आपके एग्जाम में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन लगे जिसका आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो उसको अवॉइड ही करने में आपकी भलाई है, राइट। क्योंकि आपको पता है उसको अटेम्प्ट करेंगे, अगर वो गलत हो गया तो आते हुए क्वेश्चन में से भी आपके नंबर रिड्यूस हो जाएंगे, है ना। अगर बिल्कुल ही आइडिया नहीं है तो उसको ड्रॉप कीजिएगा। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो क्या सभी यहां पे ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं? नर्मदा नदी आपका करेक्ट आंसर है। साथ में ताप्ती नदी भी ध्यान रखिएगा, यह भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। जवाहर सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? आंसर करिए। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है? जवाहर सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर हुआ है। जवाहर सागर के साथ ध्यान रखिएगा एक और बांध है, राणा सागर बांध। कौन सा बांध है जी? राणा सागर बांध, राइट। इसके साथ एक और बांध है महात्मा गांधी बांध, है ना, महात्मा गांधी डैम। इन तीनों भी बांध का निर्माण चंबल नदी पर है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है सामने। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 है जी। 8 क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया है ना, 1 मिनट। देखिए यहां पर क्या है, आपके सामने 8 क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया है, तो हम दोनों को डिस्कस कर लेंगे। वैसे आपके क्वेश्चन 51 बन जाते हैं, परंतु आप इनमें से एक क्वेश्चन को एवरेज लेके चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दोबारा से देखिएगा, डबल टाइप हो गया है और क्वेश्चन अलग अलग है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। अष्टप्रधान परिषद किसके शासनकाल में थी? अष्टप्रधान परिषद किसके शासनकाल में थी? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करिए। अष्टप्रधान परिषद किसके शासनकाल में थी? क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन ए को आंसर दिया है? छत्रपति महाराज शिवाजी आपका आंसर करेक्ट है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, पुस्तक मधुशाला के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मधुशाला? मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन, महात्मा गांधी या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन? क्या आंसर करेंगे? जल्दी से आंसर करिए। देखिए पुस्तक मधुशाला की बात कर रहे हैं, और क्या सभी आप ऑप्शन बी की तरफ जा रहे हैं? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, हरिवंश राय बच्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड अभिनव भारत? राजा राम मोहन राय, बी आर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, वी डी सावरकर? आंसर करिएगा जल्दी से, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? क्या सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं? वी डी सावरकर जिन्होंने आंसर किया है उन सभी का आंसर करेक्ट है। आंसर मैच करते जाइएगा, मेरे से पहले आंसर देने का भी प्रयास करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सामने स्क्रीन पर, वान किस देश की मुद्रा है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी आपके ओरिजिनल पेपर के ऊपर आधारित हैं, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। उसमें जिस टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा गया है हमने उसी टॉपिक से क्वेश्चन दूसरा ऐड कर दिया है और बिल्कुल आपका ओरिजिनल पेपर बनाने का प्रयास किया है। देखिए वान किस देश की मुद्रा है? उत्तर कोरिया जो आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए, उनका आंसर करेक्ट है जी। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी सामने स्क्रीन पर आपके, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए।
हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? सुकुमार सेन, अनंत अयंगर शैनम, आर के षणमुखम शेट्टी या फिर गुलजारी लाल नंदा? देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे आर के षणमुखम शेट्टी। ऑप्शन सी, जो भी आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है जी। आंसर मैच करते जाइएगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। विश्व मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाते हैं? आज प्रश्नों की डिटेल पे हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें मैथ्स और रीजनिंग भी सॉल्व करना है, राइट? नहीं तो हमारी जो डेली क्लास होती है उसमें हम एक प्रश्न के साथ साथ ऑप्शन भी डिस्कस करते हैं। परंतु फिर भी अगर कोई ऐसा ऑप्शन लगेगा जो कि बहुत जरूरी है, अर्जेंट है आपको बताना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको डिस्कस भी किया जाएगा। विश्व मलेरिया दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो यह मनाया जाता है 25 अप्रैल को। ऑप्शन डी मैच करिए। आप सभी ऑप्शन डी को आंसर बता रहे हैं। 11 मई आप सभी को पता होना चाहिए। विश्व प्रौद्योगिकी दिवस, विश्व प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को, राइट? 1 मई आपको पता है इंटरनेशनल लेबर डे, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। और 7 अप्रैल जो है यह आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल हेल्थ डे। 14 नंबर क्वेश्चन है जी, सबसे इजी क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ पुराण्स? हां जी, आंसर कर दीजिए इसका जल्दी से। सबसे इजी क्वेश्चन है आज की क्लास का। पुराणों की संख्या कितनी है? तो टोटल कितने पुराण हैं? टोटल 18 पुराण हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछेगा वेदों की संख्या कितनी है, तो टोटल वेदों की संख्या कितनी है? वो 4 है। आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष समाप्त हुआ था? इन विच ईयर डिड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड? 1939, 1945, 1946, 1975? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध जो है यह आपका 1945 में समाप्त हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई थी। इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए। शुरू कब हुआ? 1939 में। और समाप्त कब हुआ? 1945 में। यहां पर आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान। इसके भी हम 16 से 30 तक पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अब यहां पर देखिए, जो आपका ओरिजिनल पेपर के मैंने थंबनेल लगाया है वो आपका ट्रेडमैन का पेपर है, और उसमें जो सेक्शन बी है वो रीजनिंग का होता है। परंतु हमने क्या किया है, रीजनिंग को लास्ट में डाला है और सेक्शन बी में हम सामान्य विज्ञान डिस्कस करेंगे। ओके, बट जितने भी प्रश्न हैं ये आपके ओरिजिनल पेपर के ऊपर ही आधारित हैं और इंपॉर्टेंट है। आपको देखने में भी लग रहा होगा आज का पेपर आपको अच्छा भी लग रहा होगा करने में और मजा भी आ रहा होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, नवजात शिशु में लगभग कितनी हड्डियां होती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। एक वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हम पढ़ते आ रहे हैं। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उतना ही आपके एग्जाम में आने लायक है और आएगा भी किसी न किसी एग्जाम में। नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सभी ने क्या ऑप्शन बी को दिया है? आगे देखिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। निम्नलिखित में से क्या जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? एक चीज और देखिए, स्कोर सभी जब लास्ट में कमेंट करेंगे तो सेक्शन वाइज कमेंट करिएगा। सेक्शन ए में कितने राइट किए हैं आपने, सेक्शन बी में कितने राइट किए हैं, सेक्शन सी में और सेक्शन डी में। अपने फिजिकल के नंबर भी कमेंट करने हैं, आपके फिजिकल में टोटल कितने मार्क्स हैं और आप किस जगह से हमारा ये सेशन देख रहे हैं। राइट, मैं हरियाणा अंबाला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं और आप किस जगह से ये हमारा सेशन देख रहे हैं वो भी कमेंट करिएगा। देखिए, यहां पे पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला और प्राकृतिक गैस, यहां पे उपरोक्त सभी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा आपका। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अकॉस्टिक्स किससे संबंधित विज्ञान है? अकॉस्टिक्स किससे संबंधित विज्ञान है? प्रकाश से, जलवायु से, ध्वनि से या फिर वातावरण से? मैच करिएगा। ऑप्शन सी क्या आंसर दे रहे हैं?
जो भी ऑप्शन सी को बता रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। अकॉस्टिक्स जो है यह आपका ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटेलॉइड? आर्सेनिक, टीन, कॉपर, निकल। आपको उपधातु बताना है, इनमें से कौन सा उपधातु का उदाहरण है। देखिए ऑप्शन ए को जो आंसर दे रहे हैं आर्सेनिक, उन सभी का आंसर करेक्ट है। इसके साथ एक और चीज ध्यान रखिएगा, बिस्मथ, यह भी एग्जाम में पूछ सकता है। आर्सेनिक और बिस्मथ ये दोनों ही क्या हैं? उपधातु के उदाहरण हैं। वैसे उपधातुएं और भी हैं, परंतु एग्जाम में इन्हीं दोनों को लेकर लगभग क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए जी सामने स्क्रीन पर। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? और एक चीज और बताना जा रहा हूं, आज शाम को 6 बजे, राइट, आज शाम को 6 बजे आपकी मैथ की मैराथन क्लास होने वाली है। टॉप 50 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रीवियस ईयर के टॉप 50 क्वेश्चन का आज हम प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। शाम को 6 बजे कुलदीप सर आपकी क्लास लेंगे, तो सभी को शाम को 6 बजे वाली क्लास में आना है। कॉपी पेन भी लेकर बैठेंगे, मैथ के टॉप 50 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? इसका रिमाइंडर लगा लीजिएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, क्योंकि जो शुद्ध जल है वो क्या होता है? उदासीन होता है। जो भी विलयन उदासीन होगा उसका पीएच मान कितना होगा? 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, विभांतर का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? करिए जी, क्या आंसर करेंगे? कूलम्ब, वेबर, वॉट या फिर वोल्ट? देखिए विभांतर की बात कर रहे हैं तो विभांतर का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? वोल्ट है। ऑप्शन डी जो भी बता रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है जी। आगे देखिए, कूलम्ब हम डिस्कस कर चुके हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम्ब है, राइट। वेबर क्या है? चुंबकीय प्रेरकत्व की इकाई है, चुंबकीय प्रवाह की इकाई है वेबर। वाट हमको पता है शक्ति का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह बताया कि मलेरिया का वाहक मच्छर होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है जी, इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जितने भी आपके रोग हैं, जो जीव विज्ञान का टॉपिक है आपका, प्रमुख मानव रोग और उनसे संबंधित होने वाले अंग, है ना, ये सभी आपको पता होना चाहिए। देखिए यहां पे मलेरिया का वाहक किसे, मलेरिया के बारे में किसने बताया था? रोनाल्ड रॉस ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? जल्दी से कमेंट करिए। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? कमेंट करिए अभी के अभी। देखिए मलेरिया जो है यह आपका मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। सभी ने यही आंसर दिया है ना। एक और आता है आपका मादा एडिस। क्या आता है जी? मादा एडिस। मादा एडिस के काटने से कौन सा रोग होता है? तो डेंगू होता है, इसका ध्यान रखिएगा। डेंगू, मादा एडिस और मादा एनाफ्लीज मलेरिया। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपके सामने है। NH3 किसका आणविक सूत्र है? अमोनिया, मीथेन, नाइट्रोजन, सल्फ्यूरिक अम्ल। NH3 की बात कर रहे हैं तो यहां पे जो भी ऑप्शन ए को बता रहे हैं अमोनिया, उनका आंसर करेक्ट है। साथ में मीथेन पता होना चाहिए। मीथेन का सूत्र भी कमेंट करिएगा। कमेंट क्या है? CH4 मीथेन का सूत्र है। नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है? N2 होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। बताइए किसी का कोई इशू है इसमें? मैं उम्मीद करूंगा सभी का यह क्वेश्चन क्लियर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कौन सा होता है? व्हाट इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, गैलियम, पॉजिट्रॉन। जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही सेशन और बनाने का मन करता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण होता है पॉजिट्रॉन। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है जी। 25 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम? 1 3 4 2। हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? क्या सभी ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं? हीलियम के नाभिक में टोटल 2 प्रोटॉन होते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम? मैडम क्यूरी, हेनरी बैक्वेरेल, रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन? देखिए, मैडम क्यूरी मैंने आज ही डिस्कस किया है कल की क्लास में। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की है? तो रेडियम की खोज की है। हेनरी बैक्वेरेल क्या है? रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटीता की खोज किसने की है? तो ये की है हेनरी बैक्वेरेल ने। हमारा क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की है? तो यहां पे आपको रदरफोर्ड पे टिक करना है। रदरफोर्ड आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। साथ में जॉन डाल्टन पता होना चाहिए। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जॉन डाल्टन ने किया है। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन, राइट, इसका ध्यान रखिएगा। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए स्क्रीन पर। हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? इजी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे तो स्टार मार्क कर लीजिए। ऑन विच प्रोसेस इज द हाइड्रोजन बम बेस्ड? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, भौतिक प्रक्रिया या फिर ऑक्सीकरण? हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? जो भी ऑप्शन यहां पे बी को दे रहे हैं, नाभिकीय संलयन, उनका आंसर करेक्ट है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर हाइड्रोजन बम आधारित है। आगे क्वेश्चन है 28, अग्निशामक में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? Which gas is used in fire extinguisher? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? आंसर मैच करिए। क्या सभी ऑप्शन सी को दे रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह आपका अग्निशामक के रूप में काम करता है। ऑप्शन आपका सी जो है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 29 है सामने स्क्रीन पर। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? मानव की आंख पर जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो कहां बनता है, ये आपको बताना है। और बहुत ही जल्द हमारी एप्लीकेशन भी लॉन्च होने वाली है, जिसके अंदर हम 20 मॉडल पेपर्स का ऑनलाइन टेस्ट आपसे लगवाएंगे। हमारी बहुत ही जल्द एप्लीकेशन लॉन्च होने वाली है। 4 से 5 दिन के अंदर हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी, जिसमें आपको 20 मॉडल पेपर मिलेंगे और जो हमारी 2 ई बुक्स पहले से अवेलेबल हैं वो भी एप्लीकेशन में डाल दी जाएगी, राइट। तो उसमें थोड़ा सा समय है। देखिए, मानव की आंख पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है किस भाग पर? तो यह बनता है रेटिना पर। ऑप्शन आपका बी जो है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है सामान्य विज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। पेरिस्कोप को बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? विच मिरर इज यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या फिर इनमें से कोई नहीं? करिए जी आंसर, क्या आंसर करेंगे? पेरिस्कोप को बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो क्या सभी ने ऑप्शन सी को दिया है? समतल दर्पण का प्रयोग पेरिस्कोप को बनाने के लिए किया जाता है। तो यहां पर आपका मैथ, जीके और जीएस कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। गणित 31 से 45 तक पूरे 15 क्वेश्चन। हां जी, अब यहां से कोई भी विद्यार्थी वापस नहीं जाएगा, क्योंकि आप यहां से वापस चले जाओगे एग्जाम में तो आपको मैथ सॉल्व करना ही है ना। और दूसरी चीज, कोई भी कैलकुलेटर लेकर नहीं बैठेगा। सभी को ईमानदारी से अपना कॉपी पेन पर टेस्ट लगाना है और मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करना है, राइट। बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर पर आधारित हमारी क्लास रहेगी। डेली सुबह हमारी क्लास 10 बजे होती है, इसका भी ध्यान रखिएगा। डेली सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है और आज शाम को 6 बजे आपकी मैथ की पूरे 50 प्रश्नों की प्रीवियस ईयर की क्लास होने वाली है। इसको भी जरूर देखिएगा,
आज शाम को 6 बजे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, दूध और पानी के 20 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, तो पानी की मात्रा कितनी है यह आपको बताना है जी। हाँ जी, कैसे करोगे क्वेश्चन को, जल्दी से सोल्व करना स्टार्ट करिए। हम क्वेश्चन को आपको सोल्व करवाने जा रहे हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। लीजिए जी, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, टोटल मिश्रण दूध और पानी का कितना है यहां पे, तो टोटल है आपके सामने 20 लीटर, राइट। इनका जो अनुपात है दूध और पानी का, मिल्क एंड वाटर, इनका जो रेशो है वो कितना है, 3:1 है, राइट। अब देखिए, अगर हम यहां पर रेशो में टोटल कर लें तो रेशो का टोटल कितना हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। और एक्चुअल में कितना लीटर है दोनों का, 20 लीटर। यानी कि 4 रेशो की वैल्यू क्या है, 20 के बराबर है। तो यहां से 1 रेशो की वैल्यू निकालेंगे तो 1 रेशो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 के बराबर आ जाएगी। आगे बोला है पानी की मात्रा कितनी है, पानी का जो रेशो है वो कितना है, 1 है, और 1 रेशो की वैल्यू कितनी है, 5 है। यानी कि जो 5 लीटर है वो आपकी पानी की मात्रा रहेगी। ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बताइए क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है। चलिए, मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा, किसी का कोई भी इसमें डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 सामने स्क्रीन पर। एक व्यक्ति 10.2 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा यह आपको बताना है। जल्दी से आंसर करिए। देखिए, आपको दूरी बतानी है और डिस्टेंस का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। सिंपल। अब देखिए, यहां पर क्या है, हमको स्पीड करना है ना। टाइम हमको दे रखा है 5 घंटे। अगर हमको स्पीड पता लग गई, हम स्पीड रखेंगे तो हमारा डिस्टेंस यहां से आ जाएगा। तो स्पीड का फॉर्मूला सभी को पता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आगे देखिए फटाफट से, डिस्टेंस कितना दे रखा है, पहले केस में 10.2, राइट। समय दे रखा है 3 घंटे। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, इसको यदि हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे क्या आएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी कि जो स्पीड है हमारी वो हमारी 3.4 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतना क्लियर है। अब इस वैल्यू रखिए इस इक्वेशन में और आपका आंसर आपके सामने होगा। देखिए, डिस्टेंस हमें निकालना है, स्पीड 3.4 किलोमीटर प्रति घंटा, समय हमको दे रखा है 5 घंटे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। 5 चौके 20 का 0, हासिल 2, 5 तिये 15 और 2 17, यानी कि 17 किलोमीटर आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। 17 किलोमीटर। क्या सभी ने आंसर किया है? चलिए, क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से सोल्व करवा रहा हूं, राइट। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, 102 को 3 से डिवाइड कर दिया और फिर 5 से गुणा करवा दूंगा, है ना। परंतु हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। प्रोसेस मैंने वही किया है, पर मैं समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, नहीं तो प्रोसेस वही है। ओके, 33 नंबर देखिए। लीजिए, बोर्ड मास की इक्वेशन है और इसको सोल्व करना है। जल्दी से सोल्व करिए। कैसे सोल्व करेंगे? हां जी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। 22 में 6 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, यहां पर देखिए 28 बन जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, है ना। यानी कि डिवाइड क्या है, 4 है। अब अगर हम 4 से 28 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये क्या बन जाएगा आपका, 1/7, यही बनेगा, 1/7 बनेगा। स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है, कोई भी इश्यू नहीं आएगा। 1/7 हो गया। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2/7 बन जाएगा। अब इसमें हमको क्या करना है, 2 प्लस करना है। फिर अब यहां पे अगर हम 2 प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी कि 16/7 ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? चलिए,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 34 है स्क्रीन पर। अगर सेशन को लाइक नहीं किया है तो कंजूसी मत करिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। ओके, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है तो वर्ग की परिधि ज्ञात करनी है आपको। देखिए सिंपल है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। यहां पर ए क्या है, हमारी भुजा है जी, राइट। वर्ग की परिधि का फॉर्मूला होता है 4a। ओके, अब देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 400। अगर हम इसका स्क्वायर यहां से हटा दें तो यहां पे अंडर रूट बन जाएगा, यानी कि ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। इतना क्लियर है सभी का। अब यहां पर देखिए, अब क्योंकि ए की वैल्यू हमारी 20 आ गई है जो कि हमारी भुजा है, हम यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, हम 4 गुणा 20 कर देंगे तो यहां से हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। सभी का क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी सामने स्क्रीन पर। किसी आयताकार खेत की एक भुजा 24 सेंटीमीटर है तथा उसका विकर्ण 25 सेंटीमीटर है, तो उस आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे तो कोई भी परेशानी नहीं होगी। थोड़ी सी मैं स्क्रीन को छोटी कर देता हूं, पर क्वेश्चन हम यहीं करेंगे इसी स्क्रीन पे, राइट। देखिए क्वेश्चन तो दिखाई दे रहा है, कोई इश्यू नहीं है क्वेश्चन में। अब यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से करिए। आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। अब देखिए ये क्या है, हमारे पास एक आयत है। खैर हम इतना बेसिक में नहीं जाते हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा, हमको आयत की क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है 24 सेंटीमीटर, राइट। और हमको विकर्ण दे रखा है, यानी कि डायगोनल हमको दे रखा है कितना, 25 सेंटीमीटर। अब विकर्ण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए डायगोनल का फॉर्मूला होता है, विकर्ण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डी स्क्वेयर इज इक्वल टू एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। सिंपल है ना, पाइथागोरस थ्योरम है ये। अब देखिए ध्यान से, डी की वैल्यू आपको 25 दे रखी है, 25 का स्क्वायर करिएगा तो 625 बन जाएगा सिंपली। एल की वैल्यू 24 दे रखी है, 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 बन जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर। सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये 576 इधर जाके 625 में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जब हम 576 को 625 में माइनस करेंगे तो माइनस करिए, माइनस करने में ये कितना बनेगा जी, 15 में से 6 गए 9 और यहां पे आपका 49 बनेगा, इज इक्वल टू बी स्क्वेयर। अब क्योंकि बी स्क्वेयर की वैल्यू 49 है तो इसका मतलब आपकी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। सिंपल है। अब यहां पर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। हमको लंबाई कितनी दे रखी है जी, 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और हमारा जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई है, 7 सेंटीमीटर आ गई है। इसको सोल्व करेंगे, आपके आयत का क्षेत्रफल आपके सामने होगा। 4 सते 28 का 8, हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 168 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका सी जो है ये करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? आगे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36 सामने स्क्रीन पर। 7 पुरुष 7 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 3 दिन में समाप्त करते हैं, तो 21 पुरुष 3.5 घंटे प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इसमें मैं कुछ भी आपको बेसिक नहीं समझाऊंगा, हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ओके, देखिए क्या है यहाँ पे, 14 पुरुष किसी काम को 7 घंटे प्रतिदिन करके उस काम को 3 दिन में समाप्त करते हैं, इतना राइट है। डिवाइड बाई 21 पुरुष 3.5 घंटे, इसको मैं क्या कर सकता हूं, 35/10 लिख सकता हूं। तो ये 10 नीचे ना रहकर ये 10 कहां चला जाएगा जी, आपका ये 10 जो है ये आपका चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, राइट। उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो यहां पे डी कर दिया मैंने दिन। अब इसको सोल्व करिए, आपका क्वेश्चन आपके सामने है और आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखिए 7 से कैंसिल करेंगे, 7 या 21 और 3 से आपका ये 3 कैंसिल, राइट। अब देखिए
7 दूनी 14, यहां पे 7 पंजे 35, 5 से कैंसिल करेंगे 5 दूनी 10 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आपका 4 दिन जो है यह बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बताइए क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है? ऑप्शन ए 4 दिन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, 31 से 60 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा? इस क्वेश्चन को करिए जी। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, कुछ भी इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है ना। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन हम आपको पढ़ के सुना चुके हैं। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आपको पता है ना, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर हम बात करें n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का तो उसका फॉर्मूला होता है क्या? n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा और आंसर आपके सामने होगा। देखिए हमको 31 से 60 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। हम क्या कर लेते हैं, पहले 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का योग निकाल लेते हैं, फिर 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। फिर अगर हम इसमें से नीचे वाली संख्या घटा देंगे तो जो बीच की वैल्यू बचेगी 31 से 60 तक, वो हमारा आंसर होगा। इतना प्रोसेस समझ गए आप सभी? बस मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। अब देखिए बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे, फटाफट से सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। इस बोर्ड पे आ जाइए। पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 60 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का टोटल निकालेंगे। 1 से 60 तक की निकालेंगे तो n इंटू n प्लस 1 करेंगे, यानी कि आपको करना है क्या, 60 गुणा 61 डिवाइड बाई 2। इसको सोल्व करिएगा तो 2 से ये 30 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। ये कट तो नहीं रहा ना, दिख रहा है ना क्लियर? बिल्कुल दिख रहा है। आगे सोल्व करेंगे, 3 एकम 3, 3 छिके 18, ये 1830 आपका 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का टोटल हो गया। ओके, अब देखिए 1 से लेकर 30 तक भी संख्याओं का टोटल निकाल लीजिए। 1 से लेकर 30 तक निकालेंगे तो n इंटू n प्लस 1 यानी कि 31 और डिवाइड बाई 2। आगे सोल्व करेंगे तो ये आपका 15 टाइम में चला जाएगा और अगर हम 15 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको क्या करना है, 31 से 15 को मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका कितना बन जाएगा, जल्दी से सोल्व करिए। आपको अपने कॉपी पेन पर सोल्व करना है साथ साथ। 31 से 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5 तिया 15 इंटू यहां पे आपका 31 बन जाएगा। राइट, यहां पे बन जाएगा आपका 31। इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका 465 बनेगा। राइट, यानी कि इसको हम सोल्व करेंगे तो यहां पे आपका 465 आ रहा है। सिंपल सा प्रोसेस है जी, क्योंकि हम डायरेक्ट बीच में से टोटल तो नहीं निकालेंगे। समझ गए इतना प्रोसेस? आपको पहले 1 से लेकर 60 तक का टोटल निकालना है, 1 से लेकर 30 तक का टोटल निकालना है और फिर क्या करना है, आपको इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है और यहां से आपका जो राइट आंसर है वो आपके सामने होगा। सिंपल है। 10 में से 5 गए 5, 12 में से 6 गए 6। आगे इसको सोल्व करिए, 12 में से 6 गए 6, यहां पे 11 में से 4 गए, सॉरी 7 में से 4 गए 3, 1365। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर किया है? ये मैं समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, नहीं तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट हमको क्या करना था, पहले इसका टोटल फिर इसका टोटल और इन दोनों को माइनस करना है, बस इतना सा प्रोसेस है। परंतु समझा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ नए भी हैं और बहुत सारे विद्यार्थी पुराने भी हैं, हमको सभी को साथ लेकर चलना है जी। क्वेश्चन देखिए आगे, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाजित हैं? इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। यह क्वेश्चन अपने आप में सुपर इंपॉर्टेंट है। 3 अंकों की कितनी संख्याएं जो हैं यह आपकी 6 से विभाजित हैं। देखिए समझिएगा क्वेश्चन को। 3 अंकों की पहली संख्या जो 6 से विभाजित होगी वो होगी आपकी 102। राइट, ऐसे ही करेंगे। दूसरी संख्या क्या होगी आपकी 108, है ना, 2 और 6 8, ऐसी आपकी हो जाएगी 114। लास्ट में आपकी जो संख्या आएगी 6 से डिवाइड होने वाली वो आएगी आपकी 996। बताइए इतना सभी का क्लियर है ना? अब एक चीज ध्यान से देखिए,
ये आपकी क्या बन रही है, सभी में 6-6 का अंतर है। अगर किसी भी संख्याओं में 6-6 का अंतर है तो वो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली सीरीज बन रही है, एपी वाली, राइट। अब इसमें हम सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे nवां पद निकालने वाला, राइट। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। इसको लगा के हम आसानी से निकाल सकते हैं। हमको सबसे पहले पता होना चाहिए पहली संख्या क्या है और लास्ट संख्या क्या है, ये हमको पता होना चाहिए। 6 से डिवाइड करके देख लेंगे। उसके बाद हमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला लगाना है। यहां पे हमको n की वैल्यू निकालनी है जी, राइट। हमको क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। टोटल हमको दे रखा है, लास्ट संख्या हमको दे रखी है 996। ओके, अब देखिए ध्यान से, इस बोर्ड पे आ जाइए। nth टर्म क्या है, 996 इज इक्वल टू a कितना है हमारा 102 है, प्लस n माइनस 1 जो कि हमें निकालना है, और क्या है d, इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, 6 है। समझ गए इस क्वेश्चन को। अब सोल्व कर दिए फटाफट से। 102 इधर जाके 996 में माइनस हो जाएगा, तो यहां पे आपका बन जाएगा 498 894 इज इक्वल टू 6n माइनस 6। अब ये माइनस का 6 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, राइट। ये माइनस का जो 6 है ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो देखिएगा प्लस करेंगे तो ये आपका 900 बन जाएगा, इज इक्वल टू 6n। 6 से हम 900 को भाग करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने यहां पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर। कुल 96, ये थोड़ी सी मिसप्रिंट है यहां पे, कुल 96 केले हैं, राइट। कुल 96 क्या है, केले हैं। टोटल जो है 96 बनानाज हैं, राइट। आप देखिए, कुल 96 केलों में से 2 दर्जन केले, 2 दर्जन केले, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है भाई, इसका ध्यान रखिएगा। कुल 96 केले में से 2 दर्जन केले जो है वो खराब हो गए, तो शेष कितने प्रतिशत केले बचे हैं ये आपको बताना है। इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि टेलीग्राम जो है वो लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा, तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं शुभम ई क्लासेस, वहां पर भी आ जाएगा। आप चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक भी अवेलेबल है। आगे बढ़िए जी, इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए, कुल टोटल केले कितने हैं जी, 96 हैं। टोटल 96 केले हैं, जिसमें 2 दर्जन केले यानी कि 24 केले खराब हो गए। 96 में से 24 को माइनस कर दीजिए, यानी कि यहां पे 74 जो केले हैं वो आपके पास बचे हुए हैं, शेष हैं। आपको बताना है शेष कितने प्रतिशत केले बचे हैं परसेंटेज में। आगे देखिए, टोटल कितने केले बचे हैं, 74, कितने में से, 96 में से। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 100 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। देखिए यहां पे किससे माइनस करेंगे इसको, हां जी, 6 में से 4 गए 2, माफ करिएगा, यहां पे 72 आएगा, है ना। थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है आज के क्वेश्चन में, 72 आएगा जी यहां पे। अब सोल्व करिए, देखिए 12 6 के 72, 12 8 96, फिर 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8, 4 से 100 को भाग कर देंगे 25, और 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75%। यहां पे ऑप्शन डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है जी। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी यहां पे, 6 में से 4 गए 2, 72 आएगा। आगे आपके सामने क्वेश्चन एज इट इज है, सिंपल सा क्वेश्चन है जी। बोलिए, चले अगली क्लास की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। अनीता ने एक वस्तु 220 रुपए में बेचकर 10% का लाभ अर्जित किया। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है जी। क्रय मूल्य क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इंटू 100। अब क्योंकि यहां पे लाभ हुआ है तो 100 प्लस प्रॉफिट %, यही फॉर्मूला होता है।
अब यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। सेलिंग प्राइस कितना है जी 220 रुपए, गुणा क्या करेंगे 100 करेंगे, नीचे क्या करेंगे 110 करेंगे, क्योंकि 10% का लाभ हुआ है। अब ये आपका 2 टाइम में चला गया, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 रुपए आपका क्रय मूल्य होगा, ऑप्शन ए। बताइएगा क्या सभी ने सही आंसर दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने स्क्रीन पर। कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में वह 5 गुनी हो जाएगी। इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको तरीका बताता हूं, बिल्कुल डायरेक्ट करिएगा, परंतु तब लगानी है ये ट्रिक जब आपको साधारण ब्याज दिया हो। देखिए कोई धनराशि कितने वर्षों में 20 वर्षों में 2 गुना हो रही है, तो यहां पे आप क्या करना है 1 कम करके लिखिएगा। हमेशा 2 गुना हो रही है तो 1 कम करके लिखना है। कितने वर्षों में, वर्षों के नीचे हमने x लिख दिया, यह 6 गुना हो जाएगी तो 1 कम करके लिखेंगे यहां पे 5। क्या इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर आपके सामने है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 100 हो जाएगा और ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हां जी चले आगे। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 सामने स्क्रीन पर। 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को भी डायरेक्ट करेंगे, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और हमेशा पूछा ही जाएगा, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है जी 3 है। मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। अब मैं आपको यह नहीं बताऊंगा 18 सीपी इज इक्वल टू 15 एसपी, फिर हम 15 एसपी को सीपी मानेंगे, वो सब छोड़ दीजिए, वो आपके मतलब की चीज नहीं है। आपको आंसर चाहिए, इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर करिए। देखिए इनके बीच का अंतर हो गया 3, और जो विक्रय मूल्य के बराबर वाली वैल्यू है जो कि 15 है, इसको डिवाइड में लेना है और मल्टीप्लाई बाई 100। बस इतना सा प्रोसेस है। 3 पंजे 15 और 5 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से हम 5 को डिवाइड करेंगे 20% आपका ऑप्शन ए। 43 देखिए जल्दी से। एक पासे को ऊपर फेंका जाता है, उस पर 4 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासा क्या होता है, जैसे आपका लूडो का स्ट्राइकर हो गया है ना, 1 2 3 4 5 और 6, उसमें 6 तक क्या है गिनती लिखी होती है। ओके अब देखिए यानी कि टोटल जो सैंपल स्पेस है, टोटल संभावनाएं हैं वो 6 हैं, उस पर 4 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। अब हम एक पासे को एक बार उछाल रहे हैं बस, तो एक ही बार 4 आ सकता है ना, 4 तो एक ही बार दे रखा है, यानी कि 1/6 आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सही सूत्र क्या है। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी पूछे जाते हैं, तो जितने भी ये एडवांस मैथ के फॉर्मूलाज हैं इनका ध्यान रखिए। राइट देखिए शंकु के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब देखिए 1/3 पाई आर 2h, यह भी पता होना चाहिए ये क्या है, शंकु के आयतन का सूत्र है। ओके 4/3 पाई आर की क्यूब, ये आपके गोले के आयतन का सूत्र है, गोले के आयतन का सूत्र है। 2 पाई आर क्या है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है। राइट अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है मैथ का लास्ट क्वेश्चन। 36 मूल्यों का औसत 12 है, यदि प्रत्येक में से 2 हटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिखे, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है, हमने सिर्फ स्टेटमेंट चेंज की है, ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई दे, आप चाहो तो मैं इसका बेसिक भी करके दिखा सकता हूं, यह प्रूफ हो चुकी है चीज कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे प्रत्येक में से 2 घटाया जाए तो आपको इस औसत में से भी 2 घटा देना है, आपका आंसर 10 आ जाएगा, डायरेक्ट ऑप्शन बी। ठीक है देखिए 36 मूल्यों का औसत क्या है 12 है। 36 को हम अगर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे 36 मूल्यों का टोटल आ जाएगा, है ना, यानी कि हमको क्या करना है 360 + 72 करेंगे तो यहां पे 2 6 6 12 13 3 हासिल 1, ये 432 आपका बन जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने पे। प्रत्येक में से 2 घटाया गया है, टोटल कितनी वैल्यूज हैं 36 हैं, सब में से 2 घटाएंगे तो कितना घटाएंगे 72 घटाएंगे, 72 घटाएंगे ना,
तो अगर हम 432 में से 72 माइनस कर दें तो अब कितना बच रहा है यहाँ पे, 13 में से 7 गए 6, 360 बच रहा है। यानी कि अब टोटल कितना है 36 मूल्यों का 360। 36 से डिवाइड करेंगे तो देखिए औसत आपका 10 ही आएगा। कंफर्म है ना। इसीलिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे कि इतने मूल्यों का औसत इतना है और प्रत्येक में से हमको इतना घटा रहे हैं, तो औसत में से भी आपको उतनी ही वैल्यू घटा देनी है और डायरेक्ट आंसर लगाना है। अब सोल्व करने मत बैठिएगा, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है। आगे हम अगली क्लास में अगर ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हम प्रूफ नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे। यहां पे मैथ का सेक्शन कंप्लीट है। बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। रीजनिंग है, लास्ट के 5 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ही जल्दी हमारी एप्लीकेशन लॉन्च होने वाली है जिसके अंदर हम मॉडल पेपर देंगे आपको, और आपको हमारी दोनों ई बुक्स भी मिलेंगी। हाँ जी, यहां पे बताइए कौन सा लॉजिक लग रहा है और यहां पे क्या आंसर आएगा। सिंपल सी बात है, देखिए अपोजिट लेटर प्लस ए बी सी डी। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। डी का अपोजिट डी डब्ल्यू होता है। ई का अपोजिट वी होता है। आगे एफ का अपोजिट लगाना है आपको, क्या होता है, यू होता है। इतना कंफर्म है। देखिए बीच वाली अल्फाबेट देखिए, बीच वाला ए बी सी, यानी कि अगली वैल्यू आपकी डी आ जाएगी। एफ डी यू कहां पे है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी क्या सभी ने आंसर किया है, 47। देखिए इसमें बताइए कौन सा लॉजिक लग रहा है और आगे कौन सी संख्या आएगी। फटाफट से करते हैं। यहां पे +11 का लॉजिक है, राइट। तो यानी कि 66 में हम 11 जोड़ेंगे, 77। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द दिए गए शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। शब्द आपको दे रखा है इन्वेस्टिगेशन, और यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है, पहले आंसर करिए जल्दी से, थोड़ा सा समय लिया कीजिए। समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं आप। इन्वेस्टिगेशन मुझे दिखाई दे रहा है यहां पे इंटरेस्ट ऐसा शब्द है, ऑप्शन डी, जो इनके प्रयोग से नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है, क्योंकि देखिए यहां पर आपका जो आर दिया है, इन्वेस्टिगेशन में कहीं पर भी आर अल्फाबेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, किसी कोड भाषा में पिंक को QJOL लिखा जाता है तो ब्लू को कैसे लिखा जाएगा। अब मुझे यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर +1 किया है बस। P के बाद Q, I के बाद J, N के बाद O, K के बाद L, ऐसे ही B के बाद C, L के बाद M, U के बाद V और E के बाद F। कहां पर है जी, CMVF ऑप्शन ए में अवेलेबल है, और ये आपका राइट आंसर है। और इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आज के मॉडल पेपर का 50वां प्रश्न। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा और हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगता है। इन 50 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं ये भी कमेंट करिएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन पे। 51 बच्चों की कक्षा में रमन का ऊपर से स्थान 39वां है, तो नीचे से उनका स्थान क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, आपको टोटल बच्चे दे रखे हैं या फिर टोटल वैल्यू दे रखी है और आपको एक साइड की वैल्यू दी है, दूसरी साइड की पूछ ले, तो हमको ध्यान रखना है हमेशा टोटल वैल्यू में से +1 करेंगे, राइट, और प्लस एक साइड जो है वो हम माइनस कर देंगे, हमारी दूसरी साइड आ जाएगी। क्लियर है। टोटल वैल्यू कितनी है 51, इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो ये 52 हो जाएगा, माइनस 39, यानी कि जो एक साइड की वैल्यू है हम उसको माइनस कर देंगे तो दूसरी साइड की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। 12 में से 9 गए, 3 हो गया, यहां पे 13। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है। तो दोस्तों ये था आपके आज के पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। आप हमारा ये सेशन कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। आपके फिजिकल में कितने नंबर हैं। आज शाम को 6 बजे आपकी कुलदीप सर मैथ के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की क्लास लेंगे, टॉप 50 क्वेश्चन। तो सभी को उस क्लास में आना है शाम को 6 बजे। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।